कहानी की शुरुआत में हमें एक तबाह हुई दुनिया दिखाई देती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका जिसे अलग अलग माओ की हरी जगह ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स कहा जाता था, अब भी ठीक था। वहाँ पानी बचा हुआ था, खेती होती थी और फल उगाए जाते थे। इस जगह पर कई महिलाएं रहती थीं। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पका हुआ फल लेने आई। तभी उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बाइक चलाने वाले लोग थे। फ्यूरियोसा ने एक बाइक की तेल वाली पाइप काट दी, लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइक की पाइप काटने वाली थी, एक बाइक वाला उसे देख लेता है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फ्यूरियोसा ने उसके पैर पर तेज धार वाले हथियार से वार किया और वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी, जिससे उस इलाके के लोगों को आने वाले खतरे का पता चल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद आबादी वाले इलाके में पहुंच पाती, एक बाइक सवार ने एक रस्सी उसकी तरफ फेंकी और उसे रोकने में कामयाब हो गया। इसके बाद वे लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की माँ और वहाँ के सारे योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइक वालों का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए फ्यूरियोसा की माँ ने चलते हुए बाइक पर चढ़कर एक बाइक सवार का गला काट दिया और उसकी बाइक अपने कब्जे में ले ली। इससे पहले कि वे उसी बाइक से फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकलते, इलाके के लोगों ने उन्हें कुछ बीज दिए और यह याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों को हरी जगह ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही जो लोग ग्रीन प्लेस को देख चुके हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही वह तेजी से आगे बढ़ जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार देती है। आगे के दो बाइकर्स रुककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ और वह बाइकर क्यों गिर गया। तभी उन्हें दूर से फ्यूरियोसा की माँ आते हुए दिखती है। डरकर उन्होंने अपनी बाइक्स मोड़ ली। इस बीच फ्यूरियोसा ने जिस बाइक पर उसे बांधा गया था, उसकी टेल पाइप काट दी थी। फ्यूरियोसा की माँ उस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट्स से अपनी बाइक को ठीक करती है और उसकी बाइक का बचा हुआ तेल अपनी बाइक में डालकर फिर से उन बाइकर्स का पीछा करने लगती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी और बाइकर्स की उस बाइक का ईंधन खत्म हो गया जिस पर फ्यूरियोसा बंधी हुई थी, क्योंकि उसने पहले ही पाइप काट दी थी। ईंधन खत्म होने पर दोनों बाइकर्स आपस में झगड़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा ने अपने हाथ छुड़ा लिए और वहाँ से भागने लगी, लेकिन वह अपने घर पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बाइकर्स ने उसे दोबारा पकड़ लिया, जिसके बाद वे लोग दोबारा अपने इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की माँ बाइकर्स के कैंप तक पहुँच चुकी है। वहाँ उसे ग्रीन प्लेस में घुसते हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा दिखाई देते हैं। फ्यूरियोसा की माँ एक बाइकर को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को सही सलामत लेकर अपने एक ठिकाने तक पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह लोगों को यह खुशखबरी देता है कि उसे ग्रीन प्लेस का पता चल गया है, जहाँ बहुत सारे संसाधन और महिलाएं मौजूद हैं। ये सुनते ही फ्यूरियोसा समझ जाती है कि अब उसके इलाके और वहाँ के लोगों पर बड़ा खतरा आने वाला है। वो जानती है कि यह बाइकर ग्रीन प्लेस की लोकेशन अपने लोगों को जरूर बता देगा। इसीलिए फ्यूरियोसा समझदारी से काम लेती है और उस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालकर सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिरकार उसने और उसकी माँ ने उन सभी बाइकर्स को खत्म कर दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन का पता था। अब बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि वही लीडर उन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जाने का तरीका ढूंढ सकता है। बाइकर्स का लीडर बहुत चालाक था। उसने फ्यूरियोसा से अच्छा व्यवहार किया और अपने लोगों से भी कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखें, ताकि वह उसे झांसा देकर ग्रीन प्लेस की जानकारी हासिल कर सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की माँ भी उसी कैंप में पहुंच जाती है। उसने एक मरे हुए बाइकर के कपड़े पहनकर खुद को बिल्कुल उनकी तरह बना लिया था। वह असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। फ्यूरियोसा की माँ हर कैंप में जाकर उसे खोजती है और जहाँ भी उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती, वहाँ के सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देती है। आखिरकार फ्यूरियोसा की माँ उस कैंप तक पहुँच जाती है जहाँ फ्यूरियोसा को रखा गया था। उसने फ्यूरियोसा को आजाद कर लिया। वहाँ एक आखिरी लड़की को मारने से पहले वह लड़की कहती है, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह ही यहाँ फंसी हुई हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की माँ ने उस लड़की को छोड़ दिया और फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस लड़की पर उसने रहम किया वही उन्हें धोखा देगी। वह लड़की जाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है, जिससे कई बाइकर्स फ्यूरियोसा और उसकी माँ के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही बाइकर्स ने उन पर बम से हमला किया, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की माँ के सारे कपड़े जल गए। आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट उतार दिया और जल्दी से बाइक पर वापस बैठ गई। जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वे वहाँ से भाग निकली, लेकिन बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर्स लगातार उनके पीछे लगे रहे। फ्यूरियोसा की माँ यह समझ चुकी थी कि अब वह इन बाइकर्स से नहीं बच पाएंगी, इसलिए उन्होंने बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे दी और उसे अकेले घर जाने को कहा। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक बीज भी दिया और कहा, वापस जाकर इसे उगा देना। फिर वह खुद बाइकर्स को शूट करने के लिए वहीं रुक गई। हालांकि वह अकेले कितने भी लोगों से लड़ती, जल्द ही बाइकर्स ने उसे घेर लिया। फ्यूरियोसा को बाइकर्स के हाथ लगने के बाद वह वहाँ
वहाँ पहुंची और देखा कि उसकी माँ को एक पेड़ से बांधकर बेदर्दी से मारा जा रहा था और यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इसके बाद बाइकर्स का लीडर फ्यूरियोसा को अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे यह सब देखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि ये लोग इसे अपनी मनोरंजन मानते थे। फिर उसने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का डैडी बेयर भी दिया, जिसे फ्यूरियोसा ने गुस्से में गिरा दिया। इसके बाद बाइक लीडर ने उसे वहाँ से ले जाने का आदेश दे दिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था, जो फ्यूरियोसा से कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी। ऐसे वे तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह चुपके से अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस तक का रास्ता का टैटू बनाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। उसे यह भी डर था कि कहीं उस वक्त तक वह रास्ता भूल न जाए, तो इसीलिए उसने पूरा रास्ता और पूरा मैप अपने बाजू पर बना लिया। खैर, वक्त गुजरता है और एक दिन हम देखते हैं कि ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर से उन्हें एक लाल धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। उन्हें समझ में आता है कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। वे उस धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक लड़का मिला, जो उन्हें वहाँ के सिटर और किले तक ले गया। किले में इमॉर्टल जॉय की हुकूमत चलती थी। उसके पास पानी था और वह यहाँ खाना उगाता था, जो वह अपने सोल्जर्स को दिया करता था। उसने अपने सोल्जर्स को इस तरह गाइड किया हुआ था कि वे उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स, जिन्हें संसाधनों की कमी थी, इमॉर्टल जॉय से कहते हैं, अगर तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हमें ये चीजें नहीं दी तो हम तुमसे जंग कर लेंगे। लीडर की ये बात सुनकर इमॉर्टल जॉय अपने एक वॉर बॉय को मरने का आदेश देता है और बाइकर्स के लीडर को ये साबित कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो, मेरी फौज के सामने कुछ भी नहीं। ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसके लोगों ने इन सभी बाइकर्स के बाइक को लटकी हुई चैन से उठा लिया। बाइकर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाएं। जब वे भाग रहे थे तो बाइकर्स के लीडर ने देखा कि फ्यूरियोसा अपनी जेल से गिरकर एक खड्डे में फंस गई है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह फ्यूरियोसा की जान बचाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक और किला नजर आता है, जिसका नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ओनेल को रिफाइन किया जाता था और इसी ओनेल की मदद से इमॉर्टल जॉय के हथियार और वाहन चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले पर कब्जा करने का प्लान बनाता है ताकि वो इस ओनेल के जरिए इमॉर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। इससे बचने के लिए वह अपने कई लोगों को वॉर बॉयज में बदल देता है और गैस टाउन के गेट तक पहुँचता है। जब ये लोग गैस टाउन का गेट खोलते हैं तो बाइकर्स का लीडर अपने भेष में बदले हुए लोगों को मार डालता है। इसका मकसद ये था कि वह गैस टाउन वालों को यह विश्वास दिला सके कि उन्होंने इमॉर्टल जॉय के किले पर कब्जा कर लिया है और अब इमॉर्टल जॉय के लोग उसके गुलाम हैं। यह देखकर गैस टाउन वालों ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले बाइकर्स के लीडर यानी डेमेंटस ने उस टाउन के लीडर की अंगुलियां काटकर इमॉर्टल जॉय को भेजी। ये देखकर इमॉर्टल जॉय समझ गया कि अब धीरे धीरे डेमेंटस के हाथों में और ज्यादा ताकत आ रही है। उसकी सारी ताकत उस व्यक्ति की वजह से थी जिसके ऊपर अब डेमेंटस ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से इमॉर्टल जॉय उसे एक मीटिंग का पैगाम भेजता है। डेमेंटस तो यही चाहता था, क्योंकि उसे खुद बेसिक सप्लाई चाहिए थी जो इमॉर्टल जॉय के पास थी। इस डील को करने के लिए वह गैस टाउन के लीडर को लेकर इमॉर्टल जॉय के पास आता है। गैस टाउन का लीडर इमॉर्टल जॉय का भाई था और वह काफी बीमार भी था। उसके शरीर के कई काम मशीनों के जरिए होते थे। डेमेंटस इमॉर्टल जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए उसके भाई को उसी मशीन के जरिए पहले टॉर्चर करता है और फिर उसे मार डालता है। इसके बाद वह इमॉर्टल जॉय से कहता है, मैंने पूरे गैस टाउन में बम लगा दिए हैं। इन बमों को एक्टिवेट या डिसेबल करने का तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तुम अपने गैस टाउन को बचाना चाहते हो तो मुझे गैस टाउन का लीडर बना दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात करते हुए इमॉर्टल जॉय की नसें तन जाती हैं। फ्यूरियोसा भी यह सब देख रही होती है। इमॉर्टल जॉय कहता है, ठीक है, मैं गैस टाउन तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्यूरियोसा इमॉर्टल जॉय की बात करते हुए कहती है, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मेरी माँ को मारकर मुझे किडनैप किया है। फ्यूरियोसा की यह बात सुनकर डेमेंटस को गुस्सा आ जाता है। वह उसके हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और उसे इमॉर्टल जॉय के हवाले कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फ्यूरियोसा को अब ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ इमॉर्टल जॉय की बहुत सी बीवियां रहती थीं। फ्यूरियोसा भी अब इनकी तरह ही इमॉर्टल जॉय की एक बीवी बनकर उसके हरम में रहने वाली थी। ये सारी औरतें बहुत अच्छी थीं और वे फ्यूरियोसा के साथ भी अच्छा बर्ताव करती हैं। लेकिन फ्यूरियोसा सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि कैसे इमॉर्टल जॉय इन सभी लड़कियों को अपने साथ रखने के लिए मजबूर करता है। इधर फ्यूरियोसा देखती है कि जब इमॉर्टल जॉय की एक बेटी पैदा होती है तो गुस्से में वह अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का आदेश दे देता है। उसे सिर्फ बेटों की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास बेटे नहीं थे, उसके बहुत से बेटे थे, लेकिन उसकी नजर में कोई भी हेल्दी नहीं था। इसलिए उसने इन सब लड़कों को वॉर बॉयज के तौर पर रख लिया था। उसने इतनी सारी बीवियां भी इसलिए रखी थी कि एक दिन उसका हेल्दी बेटा पैदा होगा जो उसकी तरह ताकतवर होगा और उसके साम्राज्य पर हुकूमत करेगा। हम देखते
देखते हैं कि इमोर्टल जॉय के एक बेटे की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है। वह उसे बालों से पकड़कर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा बाल छुड़ाकर भाग जाती है। अगली बार वह चाहती थी कि ऐसा फिर से न हो, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़का उसे फिर तंग करेगा। इसलिए उसने अपने सारे बाल काटकर नेट और वैक्स की मदद से एक विग बना ली। इस दौरान फ्यूरियोसा के पास उसकी माँ का दिया हुआ पीच सीट भी था, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। कुछ समय बाद जब वह लड़का फिर फ्यूरियोसा को तंग करने के लिए आया और उसके बाल पकड़े, तो फ्यूरियोसा अपनी विग को उसके हाथों में छोड़कर वहाँ से भाग गई। वह लड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन बीच में उसे अपना भाई मिल जाता है। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने फ्यूरियोसा का विग भी फेंक दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पिता उसे देखकर सजा न दे दें। खैर, वह बहुत कोशिश करता है कि फ्यूरियोसा को ढूंढ सके, लेकिन फ्यूरियोसा मिलती नहीं है, क्योंकि अब वह खुद को एक लड़के की तरह बना चुकी थी। ऐसे उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसे शहर के अंदर काम भी मिल गया। उछलने कूदने में वह बहुत तेज थी, इसलिए उसे काम दिया गया था इमोर्टल जॉय की बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर चेन लगाने का। समय बीतता है और हम देखते हैं कि 15 साल बाद अब फ्यूरियोसा बड़ी हो चुकी है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि वह वही लड़की है। वह भी इसलिए क्योंकि आज तक फ्यूरियोसा ने लड़का बनने का नाटक किया और साथ ही इमोर्टल जॉय के वो सारे काम पूरे किए, जिससे उसे यकीन हो गया कि फ्यूरियोसा भी उसके लिए वफादार है। इस बार इमोर्टल जॉय उन्हें एक बड़ी सी ड्रिल बनाने का काम देता है, जो किसी भी चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी। ये लोग ऐसी ही एक मशीन बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं। जैसे ही वे इसे पहली टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर लेकर जाते हैं, तो इसके ऊपर डिमेंट के लोग हमला कर देते हैं। डिमेंट के लोग पैराशूट्स के जरिए इस मशीन पर और वॉर बॉयज के ऊपर बम से हमला करते हैं। जैक, जो कि इस ट्रक को चला रहा था, वो ट्रक को नहीं रोकता बल्कि चलाता रहता है। डिमेंट के लोग इस ट्रक पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण ट्रक में एक बड़ा नुकसान हो जाता है। इस समय फ्यूरियोसा बहादुरी दिखाती है और चलते हुए ट्रक के नीचे जाकर उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि जैक इस ट्रक को जल्दी से वहां से ले जा सके। लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए डिमेंट का एक आदमी भी ट्रक के नीचे आ जाता है और वो ट्रक के नीचे बम लगा रहा था। फिर फ्यूरियोसा न सिर्फ उससे लड़ती है, बल्कि उसे मारकर गिराते हुए उसका बम भी ट्रक से हटा देती है। इसके बाद वो ट्रक का नुकसान ठीक करते हुए ट्रक के अंदर चली जाती है। ट्रक के बाहर डिमेंट के लोग अभी भी वॉर बॉयज को मार रहे थे, और जब वॉर बॉय डिमेंट के छोटे से ट्रक पर हमला करता है, तो वह ट्रक एक्सीडेंट करके दूसरे ट्रक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से फ्यूरियोसा को झटका लगता है और उसके सिर पर लगी हेलमेट गिर जाती है। उसके उड़ते हुए बाल देखकर जैक के सामने यह राज खुल जाता है कि वह एक लड़की है। लेकिन ये लोग अभी अपनी जंग पर ध्यान देते हैं और फिर फ्यूरियोसा बाइकर्स पर हमला करके उन्हें मारने में कामयाब हो जाती है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसने जैक को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जैक अब उसके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन जैक उसे कहता है, तुम एक अच्छी वॉरियर हो और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर क्या है। हमें काम दिया गया है इस ट्रक को कंट्रोल करने का, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीम के सदस्य की तरह इसमें मेरा साथ दो। फिर फ्यूरियोसा समझ जाती है और ये लोग इस ट्रक को लेकर गैस टाउन के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ कई सालों बाद डिमेंट्स फ्यूरियोसा को देखता है। लेकिन अब वह काफी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए डिमेंट्स ने उसे पहचाना नहीं। पता चलता है कि डिमेंट्स के पास ओनेल की सप्लाई खत्म हो गई है, जिसके बदले में वह दूसरी सप्लाई इमोर्टल जॉय से लेता था। वह यहाँ जैक से कहता है, मेरी किसी तरह इमोर्टल जॉय से मीटिंग करवा दो। जैक मान जाता है, लेकिन वह बिना कुछ किए उन्हें कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं था। इसीलिए ये सारे बाइकर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सारा फूड चुराने लग जाते हैं। इसे बचाने के लिए फ्यूरियोसा अपना ट्रक लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और जैक उन लोगों को मारने लगता है जो उनके ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। खैर, ये लोग अब बचते बचते वापस अपनी सेटलमेंट में पहुंच जाते हैं और इमोर्टल जॉय को डिमेंट से मिलने का पैगाम दे देते हैं। इस सारी लड़ाई में फ्यूरियोसा को एक तीर भी लग चुका था। जैक उस तीर को उसके कंधे से निकालता है और फिर उसे स्टिचेस लगाता है। बातों ही बातों में ये लोग बहुत करीब आ गए। जैक ने उससे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स की कैसे डेथ हुई थी? फ्यूरियोसा ने बताया कि उसे ये बाइकर्स किडनैप करके यहाँ छोड़ गए थे। फिर फ्यूरियोसा उसे वह पीच सीट भी दिखाती है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। इसके बाद वह अपना हाथ दिखाती है जहाँ पर ग्रीन प्लेस जाने तक का नक्शा बना था। उसे आज भी उम्मीद थी कि वह वहाँ जा सकेगी। जैक कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुँचा दूं। और फिर फ्यूरियोसा कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। यहाँ पर इन्हें इमोर्टल जॉय का मैसेज मिलता है कि वह डिमेंट से मीटिंग के लिए जा रहा है और इन्हें भी अपनी पूरी फौज तैयार करके उसके पीछे जाना होगा। जैक उसे रिग में नहीं बैठाता, बल्कि एक अलग ट्रक चलाने का काम देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वह सबको धोखा देते हुए इसी ट्रक के जरिए ग्रीन प्लेस तक पहुंच जाएंगे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन पहुंचते हैं, तो एक ट्रक पहले ही गैस टाउन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि फ्यूरियोसा यहीं से अपना मुंह मोड़ लेती है। वह अब इंतजार कर रही थी कि जैक भी उसके साथ आएगा, लेकिन जैक ने उसके साथ आने के बजाय हवा में एक हरा धुआं छोड़ा, जिसका मतलब था कि वह